हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोर्स में। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 जो आपका रियल नंबर से संबंधित है वो चैप्टर हमने 2 वीडियो में अपना कंप्लीट कर लिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वो अच्छे से समझा होगा और अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपसे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आज हम जो करेंगे, कल जैसा कि हमने बताया था, कुछ आपसे पूछा जाता है कि कुछ नंबर्स हैं जो रैशनल और इरेशनल है, उसका जो प्रूफ है, उसकी जो थ्योरम है वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि √2 को प्रूव कीजिए, √3 को प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिए कैसे इनको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज जानने से पहले, जैसे आपको सामने नजर आ रहा है कि यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक थ्योरम को हम स्टडी करेंगे, जिसमें आपको जब ये क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें बीच में आपको काम आने वाली है। कैसे? एक थ्योरम है कि इफ a square divisible by any number then a is also divisible by the same number। मीन्स अब यहां पर तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी सेकंड नंबर से अगर डिवाइड होने लग रहा है तो वो खुद नंबर भी उससे डिवाइड होगा। इसको एक एग्जांपल से कैसे समझते हैं, जैसे यहां पर जो लिखा हुआ है ये समझिएगा कि अगर कोई एक नंबर है, हमारे को उस नंबर का नहीं पता, ये एक वेरिएबल है, अगर हम इसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल करवा सकते हैं तो वो जो a है वो भी क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 6 है, 6 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए और अगर मैं बोलता हूं कि ये 3 से डिवाइड होगा, 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है और डिवाइड में क्या है? 3। तो 36 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आ गया आपका 12 आंसर। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होने लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 लिखा हुआ है ये भी 3 से डिवाइड होगा। किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो खुद नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा। इस एग्जांपल से अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बार बार हम ये चीजें रिपीट करेंगे। यहां पर जो 6 है उसका मैंने स्क्वायर किया, 36 आया, जो किससे डिवाइड हो गया? 3 से होगा। तो क्या ये 6 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा? तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 का स्क्वायर है और 4 के स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर कर देखते हैं। अगर 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? अगर ये 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो हम ये कह सकते हैं कि 4 भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होने लग रहा है तो खुद वो नंबर भी उससे डिवाइड होगा, ये थ्योरम बोलती है। तो जैसे अभी 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 और किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से, तो 8 आया। उसी प्रकार जो ये 4 है ये भी 2 से डिवाइड होगा और अब की बार कितना आया? 2। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा कि नंबर किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिविजिबल होता है तो वो खुद नंबर भी उससे डिवाइड होगा। और अगर अब हमने जब डिवाइड करते हैं तो एक चीज हमने पढ़ रखी है, जैसे ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप डिवाइड करते हो तो क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। मान लो यहां पर कोई नंबर है, ये कोई 9 नंबर है, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? ये 2 है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, ये क्या है? डिविडेंट है, ये डिवाइजर है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा और कितना बचेगा? 8 और ये डिवाइड में 1। ये क्या आएगा? आपका क्वोशिएंट आएगा और ये क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब क्या है, अगर मान लो ये रिमाइंडर न होके अगर हम यहां पर 8 लेते हैं, अगर हम यहां पर 8 लेते हैं और अब ये 2 4 जा 8 कंप्लीट डिवाइड होने लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने पढ़ रखा है कि जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। इन 3 चीजों के इक्वल होता है। जो डिविडेंट होता है ये इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में इसके इक्वल होता है। कैसे? 8 इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 2 प्लस में 0 और 8 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, यानी कि दोनों हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक होता है। हम ऐसा कुछ डिवाइड में चेक करते थे। अब यहां पर क्या काम आने वाली है ये चीजें? अब हमने जो थ्योरम पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना।
अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहां पर आप जो 10th क्लास में मोस्टली वेरिएबल पर काम करते हैं, और वेरिएबल पर काम करने का मतलब ये है कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 और ये 0 बचता है, जो 8 होगा वो इक्वल होगा 2 इंटू 4 के इक्वल होगा, 2 इंटू 4 के इक्वल होगा। इसी सिचुएशन को अगर मैं वेरिएबल फॉर्म में लिखूं तो अब आप ये बताइएगा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए को मैं 2 से डिवाइड करवाऊं, और एक अगर मेरे को नहीं पता ये ए की वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ भी हो ये ए से डिवाइड कंप्लीटली कि 2 इसको क्या कर रहा है, डिवाइड करने लग रहा है, तो यहां पर 2 4 जा ए ही मान लीजिएगा। यहां पर पहले मैंने 8 लिख रखा था, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ए है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, और 2 से ए जो 2 से अगर डिवाइड हो गया तो 2 4 जा ए ही आएगा, और यहां पर बचा 0। तो अब ये बताओ ए जो है वो किसके इक्वल हुआ, 4 के। लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि अगर यहां पर कुछ भी नंबर अगर हमारे को नहीं पता है तो हम क्या करें कि इस नंबर का भी आप लोग मत बताइएगा। अब यहां पर हम लेंगे कि 2 क्या आ जाए, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि अपना ए आ जाए। डिजिट तो हमारे को पता नहीं, हम ये मान के चलेंगे कि 2 को कोई थर्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दे, 2 को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा 0। तो अब ये बोलेंगे कि जो ए है वो किसके इक्वल होगा, 2 सी के इक्वल होगा, मतलब किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल होगा। एक बार फिर समझते हैं इस चीज को। मान लो आपको वेरिएबल नहीं पता, अगर 8 तो पता होता ना, मैं बोलता कि 8 है और 2 से डिवाइड करवा दो, तो आप डायरेक्ट बोल देते कि सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 आ जाएगा और आंसर 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, लेकिन मेरे को अभी ये नहीं बता रखा मैंने कि ये डिजिट क्या है, और मैंने बोला कि ये 2 से डिवाइड होगा, मैंने ये बोल दिया कि 2 से डिवाइड होगा। तो अब तुम कहोगे कि सर आप ये डिजिट बताओ, मैं बोला नहीं बताता, तो आप सिर्फ मल्टीप्लाई बताओ, तो आप बताओ, बोलोगे कि अगर आपने ये डिजिट नहीं बताया तो हम भी कोशेंट नहीं बताएंगे, हम भी कोई ना कोई वेरिएबल ही बताएंगे आपको, राम हम कहेंगे सी से मल्टीप्लाई कर दो 2 को। आप कहोगे कि सर अगर आप ए की वैल्यू भी नहीं बताते तो हम भी इस कोशेंट की वैल्यू नहीं बताएंगे, और 2 को सी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए आएगा, हम भी यही बोलेंगे। और मान लिया कि 0 भी आ गया, तो जो ए है ये किसके इक्वल होगा, 2 इंटू सी के इक्वल होगा, मतलब अगर ए को 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई सी कोशेंट आएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो चलिएगा इस थ्योरम को याद रखते हुए, किसको, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, और अगर वो नंबर 2 से डिवाइड होगा तो वो ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो नंबर और मल्टीप्लाई में सी, कोई भी थर्ड वेरिएबल वहां पर रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसमें हम जो क्वेश्चन जो वेरिफिकेशन करेंगे वो करेंगे कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि हम कुछ सपोज कुछ करेंगे, अगर हमने मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, तो हमारे को वो सारी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करवा के बतानी है कि क्या ये एक रैशनल नंबर हो सकता है। अगर वो सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो अजम्पशन है वो क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, और ये कौन सा नंबर बचा, इरेशनल ही नंबर बचा। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम क्या लिखेंगे, let we suppose √5 is a rational number। हमने लिख लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और अगर ये √5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने मान तो ये लिया कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है, एंड √5 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, कोई p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। अगर हमने √5 को रैशनल मान लिया तो रैशनल की कंडीशन क्या है कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। हमने लिखा कि √5 किस में आना चाहिए, p बाई क्यू की फॉर्म में आना चाहिए, और p बाई क्यू की फॉर्म में, या इसको ऐसे लिखिएगा कि लेट वी सपोज √5 इज ए रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट इन p बाई क्यू फॉर्म। और p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे को कोई दो नंबर चाहिए इसके, ठीक है ना, और हम लिखेंगे सो √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, और यहां पर लिखेंगे वेयर a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। अब ये कोप्राइम होने का क्या कंसेप्ट है, हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे को कोई दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, √5 इज इक्वल टू क्या आ जाए, a अपॉन में
बी आ जाए। और ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर होने का मतलब है ए और बी का एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। ए बी आर को प्राइम, सो ए एंड बी आर नॉट एनी फैक्टर अदर देन 1, कि 1 के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं है। ये हमने अपनी अजम्पशन में ले लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे को कोई दो नंबर चाहिए, और वो दो नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और को प्राइम भी कैसे, कि उनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब मान के चलिएगा हमने ये चीज मान लिया कि √5, तो क्या लिखा, √5 इज इक्वल टू हमने लिख दिया a अपॉन में b लिख दिया, सारी चीजें होगी। इसके बाद क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब फर्क क्या होगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, √5 स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन में b का स्क्वेयर। √5 का स्क्वायर होगा और a अपॉन में b स्क्वायर, क्योंकि जब इक्वल टू के दोनों साइड अगर हमारे को कोई चीज इंक्लूड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया। अब इस स्क्वायर से तो ये जाएगा कट, और बचेगा क्या, 5 इज इक्वल टू क्या बचा, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। b को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू आगे बचा a स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, फिर से इस b स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देंगे a स्क्वायर अपॉन में 5। अब यहां तक हमारे को क्वेश्चन की थ्योरम याद आ जानी चाहिए। देखिएगा सबसे पहले किया आपने कि जो आपने नंबर √5 इज इक्वल टू, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था कि सपोज दैट √5 इज रैशनल, रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए अपने पास क्या होने चाहिए, दो नंबर होने चाहिए। और दो नंबर भी कैसे, कि दोनों को प्राइम, क्योंकि उनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने √5 को a अपॉन में b लिख दिया, और a और b लिखकर हमने क्या लिख दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हमने दोनों तरफ स्क्वेयर किया तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्योंकि b को इस साइड ले आए और a के डिवाइड में क्या लेके चले गए, 5। अब ये कंडीशन देखने के बाद आपको वो थ्योरम याद आ जानी चाहिए जो हमने अभी अभी पढ़ा है, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होने लग रहा है, ठीक है ना, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होने लग रहा है, यहां पर कंडीशन आने लग रही है, तो a भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। देन a इज इक्वल टू हो जाएगा 5c। क्यों हो जाएगा 5c, क्योंकि जब a को 5 से डिवाइड किया तो यहां पर हमारे को कोई वेरिएबल पता नहीं था, तो हमने c मान लिया और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो a की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 5c की मल्टीप्लाई की इक्वल। और वही है हमने लिखा है a इज इक्वल टू 5c। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू जो 5c आया है ये हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5c। यहां पर हम ये जो कंडीशन है इसमें a इज इक्वल टू क्या है, 5c पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। पुट a इज इक्वल टू 5c इन अबो, ठीक है ना। यहां पर आप इसको 1 मान के चलिएगा, कंसीडर करिएगा कि ये 1 होगा इक्वेशन। तो a इज इक्वल टू 5c। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर दिया हुआ है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या रखनी है, 5c स्क्वायर। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुटअप की है हमने, ये 5ca की वैल्यू। अब क्या करना है कि जो b स्क्वायर की वैल्यू है, यहां पर जो b का जो डिवाइड है, तो b स्क्वायर और इज इक्वल टू 25c, और यहां पर क्या बचेगा अपने पास, स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। b स्क्वायर डिवाइड में आ गया 5 और इज इक्वल टू क्या बचा, c स्क्वायर। b स्क्वायर डिवाइड में 5 कहां से आया, ये जो 5c के मल्टीप्लाई में बचा था वो हम कहां ले आए, डिवाइड में। फिर से एक कंडीशन ये होगी हमारे पास कि अगर, क्या कंडीशन हो गई, हम ये मानेंगे कि अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड होने लग रहा है, b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड होने लग रहा है तो b भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। और हमने क्या मानना था कि a और b का एक के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। हमने क्या माना था, a और b का कोई एक के अलावा फैक्टर है ही नहीं, लेकिन हमने इन दोनों को किससे डिवाइड करवा के दिखा दिया, a को भी 5 से डिवाइड करवा दिया और b को भी किससे डिवाइड करवा दिया,
5 से, तो हम ये कह सकते हैं कि एक के अलावा ये किससे डिवाइड होने लग रहे हैं, दोनों 5 से भी डिवाइड होने लग रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो कंट्राडिक्शन है, हम क्या ये बोलेंगे, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, so our assumption is wrong that A and B are co-prime। तो हमने ये माना था कि A और B क्या है, को-प्राइम है और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, लेकिन हमने किससे डिवाइड करके दिखा दिए, किससे डिवाइड करवा दिए, 5 से। तो जो हमने √5 इज इक्वल टू A अपॉन में B माना था और ये दोनों को-प्राइम माने थे, तो ये अजम्पशन हुई रोंग। मतलब ये इनको एक के अलावा और भी इसके फैक्टर हैं, तो ये क्या है, √5 है, A बाई बी की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि A बाई बी खुद ही अपनी फॉर्म में नहीं आ रही, क्योंकि ये क्या है, को-प्राइम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हुई, रोंग। A एंड B आर को-प्राइम, सो √5 इज इरेशनल। बस इतना लिख के छोड़ देंगे कि हमारी जो कंट्राडिक्शन, जो हमने अजम्पशन किया था वो रोंग हुआ कि ये दोनों को-प्राइम है और ये दोनों इसके इक्वल नहीं हो सकते, तो √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बस इतना आपने इस क्वेश्चन में करना है। तो इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन से समझते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, देखिएगा यहीं पर एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास आए कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। √3 को इरेशनल प्रूव करना है हमने, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसको क्या मानना है, इसकी जो अजम्पशन है आप क्या करोगे, सपोज, लेट वी सपोज √3 इज रैशनल। √3 क्या है, रैशनल आप लोगों ने मान लिया। और अगर √3 रैशनल है तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन में B, और हम लिखेंगे वेयर A एंड B आर को-प्राइम। को-प्राइम होने का मतलब ये है कि इनका कोई एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो अब कैसे स्टार्ट करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जो आपको ये कंडीशन दी हुई है इसको स्क्वेयरिंग कीजिएगा, √3 स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर अपॉन में B स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने से ये जाएगा कैंसिल आउट और ये जो B है इस साइड आ जाएगा, तो 3B स्क्वेयर इज इक्वल टू बचा A स्क्वेयर, 3B स्क्वेयर इज इक्वल टू A स्क्वेयर बचा, और B स्क्वेयर इज इक्वल टू हो गया A स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। अब क्या लिखोगे कि इफ A स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 3 देन A इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर A स्क्वेयर 3 से डिवाइड होने लग रहा है तो A भी 3 से डिवाइड होगा, ये थ्योरम बोलती है। और अगर A 3 से डिवाइड होगा देन A इज इक्वल टू किसके होगा, 3C के। देखिएगा जब A 5 से डिवाइड होने लग रहा था तो ये 5C के इक्वल हुआ था। A जब 3 से डिवाइड होने लग रहा है तो ये 3C के आ जाएगा। A अगर 2 से डिवाइड होने लग रहा है तो ये 2C आ जाएगा, जब वेरिएबल की बात आए तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि A जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो A भी 3 से डिवाइड होगा और A इज इक्वल टू 3C होगा। और हम ये पुटअप कर देंगे, अब इसको मान के चलिएगा आप 1 कि पुट, यहां पर हम लिख दे रहे हैं पुट A इज इक्वल टू 3C इन 1। अब जो भी इक्वेशन है इसमें रख दीजिएगा, इसमें रख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से हमारी सभी की क्या आनी है, वैल्यू आनी है। पुट A इज इक्वल टू 3C पुट करोगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर और डिवाइड में ये 3 है। B स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9C स्क्वायर अपॉन में 3 और 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर। अब ये जो 3C है हमने ये इसके डिवाइड में ले आना है, तो B स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे कि इफ B स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 देन B इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब हमने बस यहां पर ये लिखना, अब आगे और नहीं बढ़ाना इस क्वेश्चन को कि B इज इक्वल टू 3C, क्योंकि हमारे को दो ही वेरिएबल दिए हुए हैं और दोनों को हमने किससे डिवाइड करवा के दिखा दिया, 3 से डिवाइड करवा दिया। यहां पर A हुआ था डिवाइड 3 से,
यहाँ पर B3 से। और हमने मानना क्या था कि A और B तो को प्राइम है, क्योंकि इनका एक के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं। लेकिन एक के अलावा ये तो दोनों तीन से भी डिवाइड होने लग रहे हैं, तो इसका मतलब आवर जो अजम्पशन है वो क्या हुई, रॉन्ग। फिर क्या लिखेंगे, ए फ्रॉम द अबोव ऑब्जर्वेशन वी हैव टू ऑब्जर्व we observe that A and B both are divisible by 3. So our assumption is wrong. A और B both किससे डिवाइड होने लग रहे हैं, 3 से डिवाइड होने लग रहे हैं, ठीक है ना। बोथ आर डिविजिबल बाय 3। अगर ये दोनों 3 से भी डिवाइड होने लग रहे हैं तो हमारी जो असम्पशन हुई क्या हुई, रॉन्ग हुई। सो √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल। इरेशनल क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने √3 को मानना था A अपॉन में B के, और A और B का एक के अलावा कोई फैक्टर था ही नहीं, ये मानना था। लेकिन इसका A और B तो दोनों किससे डिवाइड होने लग रहे हैं, 3 से डिवाइड होने लग रहे हैं। तो अपनी जो अजम्पशन है वो क्या हुई, रॉन्ग हुई। A और B p/q की फॉर्म में नहीं है, मतलब जिनका जो फैक्टर है वो 3 के अलावा भी है, तो इसलिए √3 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, और √3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो √2 के लिए होगा। √2 के लिए भी सेम होगा। सबसे पहले √2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू आएगा ए स्केयर अपॉन में बी स्केयर, बी इस साइड आ जाएगा, 2b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, और b स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बाय 2। अब की बार ये 2a से डिवाइड होने लग रहा है, ए स्केयर बाय 2। आगे कंडीशन आएगी उसमें ऐसा आएगा कि b स्केयर बाय 2 आएगा, तो हम वही कंडीशन इसमें फिर रखेंगे कि a और b बोथ किससे डिवाइड होने लग रहे हैं, 2 से डिवाइड होने लग रहे हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा उनसे अलग है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रैशनल नंबर दे रखा है, एक इरेशनल नंबर दे रखा है। तो अभी इन दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तो क्या ये दोनों इरेशनल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम लिखेंगे कि लेट वी सपोज 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b। अब की बार ए जो हम स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब सिंगल √2, सिंगल √3, सिंगल √5 आता है तभी हम स्केयरिंग बोथ साइड वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जब a ओपन में b है ना, तो यहां पर लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू, अच्छा वो सारी चीजें लिखनी है कि 3 + 2b वेयर a and b are co-prime, a and b are co-prime and not having prime factor other than 1, not having any factor other than 1 कि को प्राइम है और एक के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, बस हम ये मान के चलते हैं। तो यहां पर 3 + √5 लिख दिया, और a इक्वल टू a अपॉन में b, तो ये 3 कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा -3। यहां पर बचा 2√5 इज इक्वल टू a, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन में b। एलसीएम लेकर ये हो जाएगा, देखिएगा a अपॉन में b माइनस ये हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे b से b कट गया, a 1 को b से डिवाइड किया तो b आ जाएगा, और ये 3b आएगा, ये आ जाएगा। तो हमने ये वही लिख दिया। और अभी √5 इज इक्वल टू a - 3b, और जो इसके मल्टीप्लाई में है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिएगा a और b को प्राइम माने थे, तो ये तो जो नंबर आया ना, अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये एक इंटीजर ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, कि इंटीजर ही रहने वाला है, क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू रखेंगे। लेकिन ये इज इक्वल टू किस, इक्वल क्या है, √5 है। तो हमारी क्या कंट्राडिक्शन हुई कि ये तो एक इंटीजर हुआ और ये इरेशनल नंबर हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो ये हैपन किसकी वजह से हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, यहां पर हम लिख देंगे कि दैट हैपन ड्यू टू आवर रोंग assumption। क्या,
कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। ये क्या है कि रैशनल नंबर है। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि a माइनस थ्री बी अपॉन में टू बी इज ए रैशनल बट रूट फाइव इज इरेशनल। सो इट हैपेंड ड्यू टू आवर रोंग अजप्शन कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल के इक्वल होगा। ये हमारी किसकी वजह से हुआ? रोंग हैपेंड, यानी कि हमने गलत जो मान लिया था उसकी वजह से। सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। बस इतना लिखना है भाई। कैसे करोगे? सबसे पहले आपने माना कि 3 प्लस रूट 2 5 क्या है कि रैशनल नंबर है। उसके बाद आपने 3 प्लस रूट 2 5 को लिख दिया ए अपॉन में बी के इक्वल, और आपने क्या लिख दिया कि इनका एक को प्राइम नंबर है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। जब हमने इसको सोल्व करना चाहा, 3 यहां पर प्लस में था तो इस साइड माइनस में गया, माइनस में जाने के बाद एलसीएम लिया तो ये कंडीशन आ गई ए माइनस थ्री बी अपॉन में बी। ये 2 जो मल्टीप्लाई में था ये कहां चला गया? डिवाइड में चला गया, ए माइनस थ्री बी अपॉन में 2b। और हम क्या लिख देंगे कि a माइनस थ्री बी अपॉन में 2b इज ए रैशनल नंबर बट रूट 5 इज ए इरेशनल। सो दैट हैपेंड ड्यू टू आवर रोंग अजप्शन। कौन सा? ये जो कंडीशन अप्लाई हुई है हमारी रोंग अजप्शन की वजह से हुई है। सो 3 प्लस रूट 2 5 इज ए इरेशनल नंबर। अगेन एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन में रूट 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले 1 बाय रूट 2 का एक रेशनलाइजेशन होता है। जब रूट में जब टर्म होती है ना तो इसका रेशनलाइजेशन होता है रूट 2 अपॉन में रूट 2 कर दिया, ऊपर बच गया रूट 2 और डिवाइड में क्या आ गया 2। तो इसकी कंडीशन ये आ गई हमारे पास जो लास्ट टाइम नंबर है। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। जब रूट की वैल्यू डिवाइड में होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? अब हमारे को लिखना है कि लेट वी सपोज रूट 2 अपॉन में 2 इज ए रैशनल नंबर, और रूट 2 अपॉन में 2 एक रैशनल है तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? a बाई बी। और आपने बताया है कि a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब क्या करेंगे? रूट 2 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2a अपॉन में b। बस इतना है ये क्वेश्चन। अब हमारे को ये मिल गया एक इंटीजर। क्या मिल गया? एक इंटीजर वैल्यू मिल गई, यानी कि एक रैशनल नंबर मिल गया। और रूट 2 क्या है? एक इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे? 2a अपॉन में b आर ए इंटीजर वैल्यू बट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 इज इरेशनल एंड इट हैपेंड ड्यू टू आवर रोंग अजप्शन। ये किसकी वजह से हुआ? हमारी रोंग अजप्शन की वजह से। सो 1 बाय रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, क्योंकि जो हम इस सभी क्वेश्चन को किससे करते हैं? कंट्राडिक्शन से करते हैं। कंट्राडिक्शन का मतलब है हम मानते इसको रैशनल है, लेकिन ये रैशनल की कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या बचा? इरेशनल ही बचा। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। सिमिलरली 7 रूट 5 है, तो देखिएगा सोल्व सपोज 7 रूट 5 इज रैशनल, और अगर रैशनल है तो 7 रूट 5 को किसके इक्वल लिख देंगे? a अपॉन में b। और a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन में b, और ये 7 मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे? a अपॉन 7b इज ए रैशनल बट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 इज इरेशनल एंड इट हैपेंड ड्यू टू आवर रोंग अजप्शन। ये किसकी वजह से हुआ? हमारी रोंग अजप्शन की वजह से हुआ। सो 7 रूट 5 इज इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल ही हो जाएगा, क्योंकि एक रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारी जो कंट्राडिक्शन है वो क्या होगी? रोंग होगी, और रूट 5 क्या जाएगा? इरेशनल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली ये है आपका प्रूव दैट फ्लोइंग आर इरेशनल। तो ये जो होगा
सिमिलरली क्या लिखेंगे, सो सपोज 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। हमने क्या कर लिया, इसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, ए अपॉन में बी के इक्वल होगा। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन में बी। और ए और बी क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम नंबर है। ये मैं बार बार को प्राइम आपको बता दे रहा हूं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और नहीं होता है। अभी इसको कैसे करेंगे, रूट 2 को यही छोड़ लेंगे और ए अपॉन में बी, और ये जो है माइनस में चला जाएगा। और रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 6 बी अपॉन में बी। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। एक रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो गलत हुआ। और 6 प्लस रूट 2 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। अभी 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार सोल्व करना है। जो भी हमारे पास इरेशनल की वेरिफिकेशन आती है, जब सिंगल रूट में दी हुई तो अब हमारे को स्केयरिंग बोथ साइड वाला में कंसेप्ट करना है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको दोबारा से एक बार देखिएगा और कमेंट करके आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, अब आपको बताया जा चुका है कि जो 10th क्लास है अभी स्कूलों में स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अभी से अपना जो सिलेबस है वो कवर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में आपकी कुछ रेफरेंस बुक भी बचती हैं, जैसे ओलंपियाड, जैसे RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, तो उसमें भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो जितना हो सके उतना जल्दी NCERT का सिलेबस क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा आने वाले 3-4 मंथ में। ज्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है ना। 4 या 5 महीने में आप अगर अच्छे से तैयारी करने लग रहे हैं, कंटिन्यू अगर क्लास देखने लग रहे हैं, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी जो चैनल्स को क्या है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहां पर भी आप लोगों के जो 10th क्लास में जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों का जो सिलेबस है वो भी साथ साथ में कवर होता चले। चलिए मिलते हैं अगली जो एक्सरसाइज है, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल से रिलेटेड है, तो उसमें हम कुछ और नई चीजें लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।